Everyone, this is Professor MH और today we will discuss बैलेंस शीट इन कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना हम लोग आज सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कॉमन साइज कैसे बनाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉमन साइज का मतलब क्या होता है और क्यों हम लोग उसको बनाते हैं। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट का मतलब क्या है। बच्चों को, स्टूडेंट को सॉल्व करने तो आ जाता है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट या पीएनएल कैसे निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो है कॉमन साइज का वो बच्चों को, स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। अब इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि कॉमन साइज का मतलब क्या होता है। अब लेट्स फॉर एग्जाम्पल आप लोग 12th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में हर समझो 6 सब्जेक्ट थे, हर सब्जेक्ट में आपको डिफरेंट मार्क्स आया। अब समझो आपके क्लास पे 100 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट है। 100 स्टूडेंट का अगर एज ए टीचर मैं आता हूँ क्लास में और मैं सबसे पूछता हूँ, हाँ बच्चा आपको बताओ कितना 12th में अकाउंट्स में कितना आया था, आपको ओसी में कितना आया था, एसपी में कितना मार्क्स आया था, तो हर एक बच्चा अलग अलग मार्क्स बोलेगा कि नहीं बोलेगा। समझो अकाउंट्स का मैंने पूछा तो एक ने बोला 98 मार्क्स अकाउंट्स में, एक से पूछा 40 मार्क्स, एक को पूछा तो 70 मार्क्स। तो मैं बोलूँगा ये 98 वाला थोड़ा होनहार लग रहा है, 40 वाला थोड़ा डाउन लग रहा है और 80 वाला एवरेज लग रहा है, 70 वाला एवरेज लग रहा है। लेकिन अगर मैंने उन लोग का परसेंटेज देखा जो 98 जिसको आया तो सिर्फ उसको एक ही सब्जेक्ट में, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में सिर्फ 98 था, बाकी सब में 40 था, तो उसका परसेंटेज होगा 50। और दूसरे वाला जो स्टूडेंट जिसको मैंने पूछा था जिसका मार्क्स 40 था अकाउंट्स में, बाकी सब्जेक्ट में 90 था, इसमें सिर्फ 40 था, तो उसका परसेंटेज हो गया 90। और जो 70 वाला था उसका एवरेज निकाला तो उसका भी पूरा ओवरऑल परसेंटेज 70 आया। तो पहले जब हम लोग ने देखा, पहले 3 स्टूडेंट के अगर मार्क्स हम लोग ने देखे तो पहले मार्क्स से हम लोग को लगा कि पहला स्टूडेंट जिसको 98 मिला था वो अच्छा स्टूडेंट है, उसका परसेंटेज ज्यादा है। सेकंड वाले का थोड़ा एवरेज है, थोड़ा कम है क्योंकि 40 मार्क्स मिला है। और जो वो थर्ड वाला था जिसको 70 मिला वो एवरेज हम लोग उसको समझ रहे थे। लेकिन जब हम लोग ने ओवरऑल परसेंटेज देखा तो हम लोग को समझ में आया एक्चुअल में कौन सा स्टूडेंट ब्राइट है, बराबर है। तो हम लोग ने क्या किया, इंडिविजुअल मार्क्स देखा तो हम लोग को समझ में नहीं आया, हम लोग ने डिसीजन गलत ले लिया। लेकिन जब हम लोग ने सबका ओवरऑल परसेंटेज पूछा तो मैं वो तीनों स्टूडेंट को पूछूंगा, मुझे मार्क्स मत बताओ पर सब्जेक्ट, मुझे बताओ आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना आया। तो ओवरऑल परसेंटेज में पूछूंगा तो समझ में आएगा ना कि इसका 90% है, उसका 40% है। तो कॉमन साइज हो गया कि नहीं हो गया। इंडिविजुअल मार्क्स पूछा तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जब मैं परसेंटेज पूछूंगा तो दैट शुड बी इन सेम साइज। परसेंटेज तो सबका 6 सब्जेक्ट का टोटल मिला के आता है, राइट। इंडिविजुअल अगर आपने देखने गए तो आपको डाउट आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखने जाओगे कि हाँ इसका परसेंटेज इतना है तो आपको समझ में आएगा कौन सा स्टूडेंट अच्छा है। तो कॉमन साइज का मतलब यही होता है कि अगर आप इंडिविजुअल चेक करने गए हर एक का मार्क्स तो आपको कंफ्यूजन होगा कि किसने टॉप किया है कॉलेज में। लेकिन आपने सबको कॉमन साइज कर दिया, सबका सिर्फ परसेंटेज लिया, इंडिविजुअल मार्क्स नहीं लिया, तो परसेंटेज के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन टॉप पे है। तो सेम वे में हम लोग के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वो कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम है। देखो कितने सारे आइटम है ना, तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है। लेकिन अगर हम लोग इसको एक कॉमन साइज में कन्वर्ट कर दे, एक बेस पे कन्वर्ट कर दे, तो हम लोग को समझ में आएगा कि हमारे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है ओवरऑल एज कंपेयर टू, प्लांट एंड मशीनरी का कितना वैल्यू है, शेयर कैपिटल का, कैश एट बैंक का क्या वैल्यू है, वो समझ में आएगा। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट जो निकालते हैं या कॉमन साइज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें इसका मकसद यही है कि हम लोग को इंडिविजुअली चीज़ें समझ में नहीं आती, अलग अलग चीज़ें समझ में नहीं आती। जब हम कंबाइंड करते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, एक बेस पे लेके आते हैं, तो समझ में आने लगता है कि कितना परसेंटेज किसको मिला है और उसका वैल्यू क्या है, बराबर है। अब देखो ना, अब आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी समझो आपका 12th का रिजल्ट आया, आपको अकाउंट्स में 98 आया और आपके बाजू वाले को अकाउंट्स में
50 आया, बराबर है। तो आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपका 98 बराबर आया, लेकिन आपका ओवरऑल परसेंटेज तो सिर्फ 60% है, लेकिन सामने वाले का अकाउंट्स में 40 आया, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज उसका 80 है, बराबर है। तो मतलब आपका मार्क्स अकाउंट्स में 98 लेकिन परसेंटेज 50, सामने बाजू वाले का अकाउंट्स में मार्क्स 40 लेकिन ओवरऑल परसेंटेज 80। तो अगर आप बोलेंगे देखो मेरे को अकाउंट्स में ज्यादा है उसको कम आया, तो इंडिविजुअल कंपेयर करेंगे तो बेस नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नहीं देखने का, सबका देखना पड़ेगा ना। तो आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे, एक काम करो ओवरऑल परसेंटेज कितना है, तो आप बोलेंगे मेरा ओवरऑल परसेंटेज तो 50% है। तो बोला तेरे बाजू वाले का कितना आया, तो आपने बोला कि बाजू वाले का तो 80% आया। तो फिर आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि देखो आपने इंडिविजुअल मार्क्स देखा लेकिन उसमें एक में ही ज्यादा है, बाकी सब में तो कम है ना आपके। तो अगर हम लोग परसेंटेज देखते हैं तो बाजू वाले का 80% है और आपका 50% है, तो बेस बराबर हो गया, साइज कॉमन हो गया, उसके हिसाब से समझ में आया कि आप 60% की कैटेगरी में आते हो और वो 80% की कैटेगरी में। लेकिन पहले 98 मार्क्स इन अकाउंट्स और 40 मार्क्स इन अकाउंट्स के बेस पे हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कौन अच्छा स्टूडेंट है। आई बात समझ में? तो सेम वे में यहां पे जो बैलेंस शीट और पीएनएल आप बनाओगे तो इसमें हर एक आइटम को आपको कॉमन साइज में कन्वर्ट करना है, कॉमन बेस पे कन्वर्ट करना है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करना है, तो समझ में आएगा कि उसका वैल्यू क्या है। तो कॉमन साइज करो, ट्रेंड करो या कंपैरेटिव करो, पहले हम लोग को उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वर्टिकल में देखो यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट पहले से ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ बैलेंस शीट कैसे बनता है। अगर आपको बैलेंस शीट अभी भी समझ में नहीं आती कैसे बनाते हैं तो मेरे स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर देखो, उसके अंदर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैलेंस शीट कैसे लॉजिकली बनाते हैं यू विल कम टू नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। तो बैलेंस शीट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सोर्सेज ऑफ फंड, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है लेकिन ये क्वेश्चन में है तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाक से। तो सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सोर्सेज ऑफ फंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओनर्स फंड, लोन फंड्स। और एप्लीकेशन ऑफ फंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। तो इन शॉर्ट कितने पार्ट हो गए? तो पूरे बैलेंस शीट को आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, ओनर्स फंड, लोन फंड, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? बस ये 5 हेडिंग के अंदर आपको ये सब आइटम को प्लेस करना है। तो आप बता सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा? तो देखो 6 लाख और 5 लाख दिया है, तो यहाँ पे देखो 6 लाख और ये 5 लाख। समझ में आया? नेक्स्ट देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये ओन फंड में जाता है शेयर कैपिटल में, तो चेक करो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख 2 लाख, देखो दिया है ना 5 लाख 2 लाख, तो यहाँ पे भी 5 लाख 2 लाख। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर यहाँ पे देखो स्टॉक, डेटर, कैश दिया है, तो ये सब आपके करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, करंट एसेट होते हैं तो इसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल में जाएंगे। देखो यहाँ पे कैश, डेटर, करंट एसेट्स ये सब दिया है 55, 2 लाख 5। स्टॉक देखो नीचे दिया है 2 लाख 40, 2 लाख 55,000 और एक और दिया मिसलेनियस करंट एसेट, देखो यहाँ पे दिया है 5,000, तो ये 5,000 इधर लिखा है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर ये करंट एसेट के अंदर क्या है, तो ये सिर्फ ये याद रखो करंट एसेट के अंदर एक होता है क्विक, एक होता है नॉन क्विक। नॉन क्विक के अंदर स्टॉक आता है और एक और आइटम आता है वो याद रखने का, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ दिया नहीं है तो 0। यही 2 आइटम नॉन क्विक होते हैं, बाकी सब क्विक हैं। तो ये नॉन क्विक याद रखो तो क्विक ऑटोमेटिकली बैलेंस बन जाएंगे। सेम वे में करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि नॉन क्विक होता है, बाकी सब क्विक होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में इसका डीप में आपको आगे आगे लेक्चर में देता रहूँगा, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेट समझना है कॉमन साइज का। ठीक है, फिर देखो प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो ये आपका रिजर्व में जाता है, तो ये दोनों आइटम रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएंगे। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल के साथ जाता है, अगर याद होगा तो। नॉर्मल बैलेंस शीट भी याद रखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो शेयर कैपिटल यहाँ लिखा था
उसी के नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1 लाख और 2 लाख। देखो यहाँ पे दिया है 2 लाख रुपया और 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी और डिबेंचर। ये जितने भी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी में जाएगा, इसलिए 80,000, 60,000, 60,000 करंट लायबिलिटी, करंट सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल और करंट लायबिलिटी 80, 60, 60 ये जाएगा आपके वर्किंग कैपिटल में, करंट लायबिलिटी में। चेक करो, ये देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है, 80,000, 60,000, 60,000। क्लियर है सबको? अब ये डिवेंचर है, डिवेंचर का मतलब लोन होता है। लोन मतलब बोरोड फंड, लोन फंड। तो लोन फंड ऑलरेडी है अपने पास, देखो यहाँ पे दिया है लोन फंड, तो सिक्योर्ड में डालना है डिवेंचर 4 लाख। बस इसको अब टोटल कर देना है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कितने हेडिंग है, 5 हेडिंग है। देखो ये है ओनर फंड, लोन फंड, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसके फॉर्मूला मैंने पूरा पहले जो वीडियो हो चुका है पूरा एक्सप्लेन किया था। बस इसको अब टोटल करना है। टोटल कैसे करना है? हर एक 5 हेडिंग हो गई ना, तो 5 को टोटल करो। तो इसका टोटल तो 5 लाख प्लस 2 लाख 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 लाख हो गया ओनर फंड। फिर उसके नीचे कितना आता है? लोन फंड। लोन फंड सिर्फ एक ही है 4 लाख, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 14 लाख। तो टोटल फंड्स अवेलेबल या कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको बोलेंगे वो आपका हो जाएगा कितना? 14 लाख हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब आपका सोर्सेज ऑफ फंड कितना है? 14 लाख का है, तो एप्लीकेशन भी 14 लाख का होना चाहिए। तो कितना अप्लाई किया? तो लैंड एंड बिल्डिंग में 5 और 6 11 लाख, इनटेंजिबल है नहीं तो 0, इन्वेस्टमेंट है नहीं है तो इसका हो गया 11 लाख। वर्किंग कैपिटल तो करंट एसेट का ये टोटल, इनको टोटल करना है 5 लाख। करंट लायबिलिटी का ये टोटल 2 लाख, तो 5 में से 2 गया 3, तो ये 3 लाख प्लस ये 11 लाख कितना होता है? 14 लाख होता है। तो 14 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल को समझना सीखो। हाँ, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? 2 चीज़ होता है, एक करंट एसेट होता है और दूसरा क्या होता है? करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट को पहले टोटल करो। करंट एसेट को क्या करने का टोटल? तो 55 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 लाख 40, तो टोटल हो गया 5 लाख। ये हो गया करंट एसेट। सेम वे में करंट लायबिलिटी को टोटल करो। तो करंट लायबिलिटी ये 3 है, तो 3 को टोटल किया तो 2 लाख, तो 5 में से 2 गया तो 3। तो वर्किंग कैपिटल देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस 2, तो 1 क्या था? करंट एसेट था। 2 क्या था? करंट लायबिलिटी था। तो करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या? 3 लाख। तो ये 3 लाख प्लस ये 11 लाख। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसा? तो ये 3 आइटम है ना, ए बी और सी, इनको ऐड करने का। यहां पे कैसे ऐड किया? ए प्लस बी को ऐड किया कि नहीं किया? तो जब जाके 14 लाख हुआ। यहां पे 3 आइटम है, ए बी सी, तो ए का टोटल कितना है? 11 लाख है कि नहीं? ए का टोटल कितना है? 11 लाख। बी है नहीं, सी का अभी निकाला हम लोग ने, तो सी का टोटल कितना है? कितना है टोटल? 3 लाख। देखो सी इधर पे आई बात समझ में? तो 3 प्लस 11 14 लाख हो गया, मतलब टैली हो गया। अब ये अमाउंट हम लोग को समझ में नहीं आता, अब इसको कॉमन साइज में कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखना कॉमन साइज 1 साल का होता है, तो एक अमाउंट आपको, एक कॉलम अमाउंट का होगा, एक कॉलम परसेंटेज का, और कुछ नहीं करना है, ये याद रखना। कॉमन साइज 1 साल का होता है, कंपैरेटिव 2 साल का होता है, ट्रेंड 3 साल का होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है? ये अमाउंट दिया है, तो आप बोल सकते हो ये हर एक इंडिविजुअल का मार्क्स दिया है, किसी को 5 लाख मिला, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, तो पता नहीं चल रहा है किसको कितना मिल रहा है। तो इसको एक बेस पे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे बेस क्या होगा? सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल, और यहां पे एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल, मतलब ये 14 लाख। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ब्लू से। तो ये आपका हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा आपका 100, सॉरी ये नहीं, 14 लाख किधर है? यहाँ पे 100%। समझ में आई बात? अब ये 100% है, इसके बेस पे हम लोग को ये सब निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से देखना।
अगर ये 14 लाख है जो कि 100% है, तो 4 लाख कितना, तो 4 लाख को इससे मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड बाय 14 लाख। तो इन शॉर्ट जैसे मैंने बताया था, कंपैरेटिव हो या ट्रेंड हो, जो बेस होता है, तो जो 100 होता है वो बेस होता है, ये याद रखना। जो 100 होता है वो बेस होता है। अब 100 क्या है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के अंदर 100 जो था वो था नेट सेल्स, याद रखना। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में 100 क्या लेते हैं, नेट सेल्स, और बैलेंस शीट में हम लोग 100 क्या लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। 100 क्या लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 100 हम लोग ने लिया, तो यही होगा सब जगह पे कॉमन। नेक्स्ट अमाउंट, तो नेक्स्ट अमाउंट क्या, 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट जो कि 14 लाख। तो 14 लाख फिक्स हो गया। हर एक क्वेश्चन में आपको वो पहला फिक्स करना है कि 100% क्या है, वो 100% का जो अमाउंट होगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला एकदम सिंपल हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो मैं यहां लिखता हूं, नेक्स्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस अमाउंट। तो बेस अमाउंट कौन सा, जो 100 वाला है, तो ये लिखना है नेक्स्ट अमाउंट। तो नेक्स्ट अमाउंट क्या, 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस अमाउंट। तो बेस अमाउंट 14 लाख कंपलसरी हो गया, 14 लाख ही रहेगा। हर क्वेश्चन में अलग होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में तो 14 लाख है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, दिस 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 14 लाख। तो ये हो गया देखो 28%। इसको शॉर्ट कर देने का, ठीक है, 2 डिजिट तक ही लेना है, ठीक है। अब ये देखो ये भी 4 लाख है तो सेम आएगा, तो वापस से कर लेते हैं, दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 14 लाख। तो 29, वो राउंड फिगर हो गया, ये 28 है, इसको भी राउंड फिगर कर दो, चलेगा। आई बात समझ में, यस और नो, क्लियर है। अब ये 10 लाख है, तो 10 लाख का तो कैलकुलेटर पे लेने का, 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख, सब जगह पे वही करना है। तो 71%, 2 डिजिट तक लो, ठीक है, 2 डिजिट तक लेने का तो अच्छा लगता है। आई बात समझ में। तो आप जो भी यहाँ पे कॉमन साइज में करोगे, तो पहले 100 को डिसाइड करने का, फिर जो भी नेक्स्ट अमाउंट रहेंगे ना उसको कैलकुलेटर पे लेने का, इंटू 100, नेक्स्ट अमाउंट इंटू 100, नेक्स्ट अमाउंट इंटू 100, नेक्स्ट अमाउंट इंटू 100, नेक्स्ट अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख, डिवाइड बाय 14 लाख। ये हर जगह फिक्स होगा, लेकिन यहाँ पे 14 लाख है तो दूसरा कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ 14 लाख नहीं लेने का, वहाँ पे जो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा वो लेने का। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो अभी कैसा है, 2 लाख है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 14 लाख। आई बात समझ में, 2 डिजिट तक आप लोग इसको ले सकते हो, क्लियर है क्या, ठीक है। फिर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 14 लाख, तो ये 7% आएगा। समझ में आई बात। फिर ये 2 लाख है, 2 लाख यहाँ पे है तो वो कॉपी कर सकते हो आप, लेकिन फिर से लिख लो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अमाउंट 2 लाख है इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख, देखो 14 आया। आई बात समझ में। अब 5 लाख को कर लो, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 14 लाख, ठीक है। कैलकुलेटर में सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेना है, ठीक है, ओके। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे, ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 14 लाख ही है, ठीक है। नीचे से करो ऊपर से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है, 14 लाख है ना। तो यहाँ पे वापस से कर लो, तो नेक्स्ट अमाउंट कितना है, 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख, ठीक है। फिर 5 लाख आएगा, तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख, है कि नहीं सिंपल एकदम। यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 11 लाख है तो देख लेते हैं, 11 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। आ रही है बात समझ में, यस और नो। ये भी 0 है, यहाँ पे 55,000 है तो 55,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। फिर 2 लाख है तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। फिर 5,000 है
तो 5000 इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, ये भी कर लेते फटाक से। 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। फिर 5 लाख है, 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। फिर 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। फिर 60,000 है, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। तो सेम आने वाला है। फिर यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। यहाँ 3 लाख है, तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 14 लाख। ये आपका हो गया। ठीक है, बस ये याद रखना, अगर हम लोग ने वर्टिकल बनाया तो 2 अमाउंट के कॉलम लिखने का, 2 रुपीज़ के कॉलम। लेकिन अगर आपको कॉमन साइज आए या कंपैरेटिव आए या ट्रेंड आए तो 1 साल का एक ही कॉलम बनाने का, ये याद रखो, मार्क माय वर्ड्स। और कोई कैसे भी बताए, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपको सिंपल आएगा। नॉर्मल वर्टिकल का क्वेश्चन है, नॉर्मल वर्टिकल बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, तो आपको 2 कॉलम बनाने अमाउंट के। लेकिन कॉमन साइज कंपैरेटिव ट्रेंड करना है, कॉमन साइज कंपैरेटिव ट्रेंड करना है तो 1 साल का एक कॉलम और उसका एक परसेंटेज का कॉलम, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। पीछे वाले वीडियो आप रेफर करते रहो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।